नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजेजी के यादव में। तो आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, बस्तर में काकतीय वंश के निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो बस्तर का जो काकतीय वंश है उसके शासकों का सही क्रम निर्धारित करना है भाई। अन्नम देव दिया है, नरसिंह देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव। ठीक है, तो इसका क्रम बताना है, पहले कौन फिर कौन फिर कौन, इस टाइप से। ठीक है, चलिए देखिए और कमेंट करके आंसर बताइए। काकतीय वंश के निम्न शासकों का सही क्रम बताना है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर देखेंगे। चलिए देखते चलते हैं। अन्नम देव दिया है, नरसिंह देव, पुरुषोत्तम देव। तो सबसे फर्स्ट में हो जाएगा भाई आपका अन्नम देव हो जाएगा। ठीक है, किस किस में है, एक नंबर देख लीजिए, सभी में है एक, है ना। इस टाइप का कुछ प्रश्न को एग्जाम में वैसे ही बनाना है, पहले देख लेना किस में है। ठीक है, सभी में है एक। फिर अगला देखेंगे आपका कौन हो जाएगा, अन्नम देव के बाद पुरुषोत्तम देव हो जाएगा। ठीक है, पुरुषोत्तम देव यानी कि तीन किस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है भाई तीन। ठीक है, और इसमें है तीन, ये दोनों कट जाएगा, बी और डी में तीन है तो ये दोनों बच जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे, अगला क्या हो जाएगा आपका, नरसिंह देव हो जाएगा भाई। पुरुषोत्तम देव के बाद नरसिंह देव यानी कि दो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है दो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका दलपत देव। तो प्रथम कौन है, अन्नम देव हो जाएगा। बस्तर में काकतीय वंश के संस्थापक माने जाते हैं अन्नम देव। ठीक है, ये जो है वारंगल के अंतिम काकतीय राजा प्रताप रुद्र द्वितीय के भाई थे ये। ठीक है, तो वारंगल के जो अंतिम काकतीय राजा था प्रताप रुद्र, उसके द्वितीय भाई है कौन, अन्नम देव। ये क्या है, संस्थापक है। बस्तर में काकतीय वंश के संस्थापक अगर पूछे तो याद रखिएगा अन्नम देव हो जाएगा। अन्नम देव के बाद आता था हमीर देव आता है। ठीक, उसके बाद बैताल, उसके बाद फिर आता है ये पुरुषोत्तम देव। तो ये कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का है पुरुषोत्तम देव जो है। पुरुषोत्तम देव के बाद हो जाएगा जय सिंह देव आता था, उसके बाद फिर आएगा आपका नरसिंह देव। ये कौन से नंबर के है, तो ये जय सिंह देव के बाद ये छठवें नंबर का है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम देव कौन से नंबर का, चौथे नंबर का हो जाएगा, और ये जो है छठे नंबर का है। अब दलपत देव के बारे में देखेंगे तो दलपत देव 13वें नंबर के थे। ठीक है, ये कौन से नंबर के थे, 13वें। अगर अंतिम शासक की अगर बात करें तो महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, याद रखिएगा ये अंतिम शासक था। ठीक है, स्वतंत्रता के समय लगभग 1936 से 1948 के बीच की बात है ये। तो अंतिम शासक अगर पूछे काकतीय वंश के अंतिम शासक तो क्या हो जाएगा, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव हो जाएगा। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और एक जरूरी जानकारी एक था क्या, बैताल देव। ठीक है, बैताल देव याद रखना है, ये तीसरे नंबर का था बैताल। ठीक है, बैताल देव, इसी को भैरव देव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है, बैताल देव को भैरव देव के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना पॉइंट इसका याद रखिएगा। तो लगभग अन्नम देव से लेकर के प्रवीर चंद्र भंजदेव तक लगभग 17 से 18 शासक हुए हैं किसमें, काकतीय वंश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सिवई निम्न में से किससे संबंधित था। तो मराठा कालीन जो छत्तीसगढ़ था उसमें सिवई, ये शब्द है सिवई, ये किससे संबंधित था, जुर्माना है, चुंगी है, अबकारी या फिर भूमिकर, क्या चीज़ ये आपको बताना है भाई। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में बोला गया है, सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट करके बताते चलिए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई जुर्माना। ठीक है, ये क्या है, एक जुर्माना है। सेवई क्या है, एक जुर्माना है। ये क्या, कौन सा जुर्माना था, तो गैर कृषि भूमि जुर्माने और अन्य विविध उपकरण से संबंधित एक प्रकार का जुर्माना था ये। ठीक है, इसको अच्छे से आपको देख लेना है। चुंगी क्या था भाई, चुंगी के बारे में देखेंगे। चुंगी क्या था, एक ये व्यापार पर लगने वाला
कर था, ठीक है, एक प्रकार का टैक्स था, चूंकि व्यापार में लिया जाता था इसको। अबकारी, अबकारी सभी को पता होगा, भूमि कर, भूमि में दिए जाने वाला कर भूमि कर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्न में से किस स्थान के थे? तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी शासन करते थे वो मूल रूप से कहाँ के थे, ये चीज़ पूछा है। महिष्मती दिया है, वातापी, वल्लभी या फिर अमरावती। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताएंगे। क्या होगा सही आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाई महिष्मती हो जाएगा, ठीक है। रतनपुर से शासन करने वाले जो कलचुरी थे वो मूलतः महिष्मती से थे। अगला प्रश्न देखेंगे, 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल थी, उसका स्थापना किसने किया है, ये चीज़ पूछा गया है। राजमोहिनी देवी दिया है, नारायण सिंह, ताना भगत, गुंडाधुर। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजमोहिनी देवी, ठीक है, राजमोहिनी देवी हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस संस्थापक कौन है इसके? राजमोहिनी देवी है, जो एक गांधीवादी आदिवासी समाज सेविका थी। स्थापना किया था 1951, डेट यहाँ पर दिया हुआ है, डेट को भी पूछ सकते हैं। तो 1951 में सरगुजा में अकाल के समय, जब सरगुजा में अकाल उस समय किया था। उद्देश्य क्या था इसका? तो आदिवासी समाज में फैली कुरीतियों, नशाखोरी और अंधविश्वास को दूर करना तथा खादी के उपयोग को बढ़ावा देना। क्षेत्र की अगर बात करें तो ये आदिवासी सेवा मंडल थी, इसका क्षेत्र क्या था? एक तो छत्तीसगढ़ सरगुजा क्षेत्र हो गया, बिहार और उत्तर प्रदेश में सक्रिय था, ये तीनों जगह सक्रिय था, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये तीनों जगह सक्रिय था। और ये राजमोहिनी देवी को भारत सरकार द्वारा 1989, ये डेट याद रखिएगा, 1989 है ना, 1989 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। राजमोहिनी देवी को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था? तो 1989 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको देखना है अच्छे से। अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? 29 मार्च 1932, 29 जनवरी 1932, 20 जनवरी 1932 या फिर 20 मार्च 1932। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से देखिए और बताइए आंसर। पेशावर दिवस का आयोजन रायपुर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। 29 मार्च 1932, 29 जनवरी 1932, 20 जनवरी 1932 या फिर 20 मार्च 1932। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 29 जनवरी 1932, ठीक है। तो रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन 29 जनवरी 1932 में पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेतृत्वकर्ता भी पूछ सकता है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल हो जाएगा 29 जनवरी 1932। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? एग्न्यू दिया है, एडमंड जेनकिंस, इलियट। क्या होगा सही आंसर जल्दी बताइए कमेंट करके। छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था प्रारंभ करने वाले कौन है? क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइए।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है इस प्रश्न को ना, तो अच्छे से देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाई इलियट हो जाएगा, चार्ल्स इलियट, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ ब्रिटिश अधिकारी था चार्ल्स इलियट, इसी के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है ना, अच्छे से देख लीजिएगा, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो 1854 से 1855 में जब नागपुर राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ, तब छत्तीसगढ़ को क्या किया गया? एक जिला बनाया गया। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1854 और ये 1855। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नागपुर राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ, तब छत्तीसगढ़ को क्या किया गया? एक जिला बनाया गया। ठीक है, यहाँ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर किसको बनाया गया? चार्ल्स री इलियट को छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर बनाया। कब बनाया? 1855 में। ठीक है, नियुक्त किया गया 1855 में। ठीक है, तहसील प्रणाली इलियट ने ही छत्तीसगढ़ में राजस्व और प्रशासनिक कार्यों को के लिए तहसील शासन व्यवस्था की शुरुआत की, जिसे पंजाब के प्रशासनिक प्रणाली के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, ये प्रथम डिप्टी कमिश्नर की अगर बात करें तो चार्ल्स इलियट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट। और ब्रिटिश अधीक्षक की अगर बात करें तो कैप्टन एडमंड हो जाएगा। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? 1818 में। ठीक है, तो ये प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? कैप्टन एडमंड हो जाएगा। ठीक है, और एग्नू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने वाले अधीक्षक थे एग्नू, ये बहुत ही प्रभावी था। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? सरब राज दिया है नरेंद्र, सुदेवराज, प्रसन्न मात्र। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है आपको, और कमेंट करके बताइए क्या होगा सही आंसर भाई। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ये हो जाएगा भाई आपका प्रसन्न मात्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सरबपुरी राजवंश के राजा थे प्रसन्न मात्र, जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। उनके द्वारा जारी किए गए सिक्का रिपोज तकनीक एक तरफा, ठीक है, से बने होते थे और उन पर गरुड़, शंख और चक्र का चिन्ह होता था। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो प्रसन्न मात्र द्वारा स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी उसमें किसका चित्र था? तो गरुड़, शंख और चक्र का चिन्ह होता था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखिए। इन सिक्कों पर श्री प्रसन्न मात्र की उपाधि बॉक्स हेडेड ब्राह्मी लिपि में अंकित थी, तो श्री प्रसन्न मात्र की उपाधि भी यहाँ अंकित होता था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रसन्न मात्र के सोने के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो सिरपुर, श्रीपुरा और छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों से बड़ी मात्रा में मिले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सिरपुर से मिले हैं प्रसन्न मात्र के सोने के सिक्के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? सीता बेंगरा दिया है, जोगी मारा, किरारी और गुंजी। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताएं भाई। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, है ना, जोगी मारा की गुफा के शिलालेख में। तो सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख जो है जोगी मारा गुफा के शिलालेख में हुआ है। ठीक है, ये कहाँ है जोगी मारा भाई? तो सरगुजा, याद रखिएगा, सरगुजा छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। ये मौर्यकालीन गुफा के शिलालेख में देवदासी सुतनुका और उसके प्रेमी कौन था? रुद्र दक्ष। ठीक है, रूप दक्ष जी, रूप दक्ष। ठीक, रूप दक्ष। देवदीन की प्रेम गाथा का वर्णन ब्राह्मी लिपि में मिलता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोगी मारा गुफा रामगढ़, सरगुजा, छत्तीसगढ़ में है। अभिलेख कौन सा है? सुतनुका देवदासी का प्रेम गाथा। ठीक है, सुतनुका देवदीन प्रेम गाथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर देखने को मिलता ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणी नाग वंश के किस राजा के साथ हुआ था? राज सिंह देव दिया है, कन्हर देव, ईशान देव या फिर रामचंद्र देव।
हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या होगा सही आंसर बताइए। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था? राज सिंह देव, कन्हर देव, ईशान देव, रामचंद्र देव। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या है बताइए। तो ये हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रामचंद्र देव। कमरदा के फणी नागवंशी शासक रामचंद्र देव का विवाह कलचुरी राजकुमारी, रतनपुर के जो कलचुरी राजकुमारी थे उससे हुआ था। इनके विवाह के लिए मड़वा महल यानी कि दूल्हा देव का निर्माण किया गया था। तो जो मड़वा महल है उसका निर्माण इन्हीं के विवाह के लिए किया गया था, ठीक है। और इसकी पत्नी कौन थी रामचंद्र देव की? तो अंबिका देवी, जो कलचुरी राजकुमारी थी। क्या नाम थे उसकी? अंबिका देवी, ठीक है। इसको याद रखना है। मड़वा महल कमरदा में स्थित है, जिसे विवाह के उपलक्ष्य में बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? जल्दी बताइए। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? रामाधार, बलिराम आजाद, भगवती चरण शुक्ल, हरि ठाकुर। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, बलिराम आजाद, ठीक है। बलिराम आजाद हो जाएगा। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख बलिराम आजाद था, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया। शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। तो सत्य कथन बताना है आपको कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ? 1825 दिया है, 1792, 1833 या फिर 1774। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ? ये हो जाएगा भाई आपका 1825 हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह जो है 1824-25 में हुआ था। इस विद्रोह से जुड़े कुछ जानकारी लेंगे। तो यह विद्रोह 1824 के अंत में शुरू हुआ और 20 जनवरी, डेट याद रखिएगा, 20 जनवरी 1825, ठीक है, 1825 को इसके दमन के साथ समाप्त हो गया। नेता कौन था? तो गेन सिंह, याद रखिएगा। परलकोट विद्रोह के नेता कौन था? जमींदार गेन सिंह इसका नेतृत्व करता था, ठीक है। एग्जाम में सीधा सब सवाल आता है, परलकोट विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो याद रखिएगा गेंद सिंह हो जाएगा। कब हुआ था? तो ये 1824-25, ये दोनों डेट याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ हुआ था ये? तो छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में हुआ था ये विरोध जो है, ठीक है। अब अगर कारण पूछे तो याद रखिएगा, कारण भी पूछा जाता है। अभी कूट वाले प्रश्न में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब अजमाड़ियों द्वारा अपनी पारंपरिक स्वतंत्रता में विदेशी या ब्रिटिश या फिर मराठा हस्तक्षेप और बढ़े हुए करों के खिलाफ यह एक प्रमुख विद्रोह था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गेंद सिंह था इसका भाई, है ना, नेतृत्व करता गेंद सिंह था। इसको पकड़ के 20 जनवरी ये डेट याद रखिएगा, 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल जो है उसी के सामने उसको फांसी दे दी गई थी। इसलिए गेंद सिंह को छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है, याद रखिए। प्रथम शहीद कौन था भाई? गेंद सिंह था।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस वंश के संस्थापक, क्या है, किस वंश के संस्थापक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाग दिया है, काकती दिया है, वाकाटक, कलचुरी। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा काकती। ठीक है, काकती वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था भाई। राजा का नाम क्या है? तो दलपत देव, याद रखिएगा, दलपत देव। दलपत देव हैं, काकती वंश के शासक हैं जो जगदलपुर में दलपत सागर को बनवाया है। कब बनवाया था? 17वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, यह झील मुख्य रूप से वर्षा के जल को संचित करने और शहर के लिए पानी का स्रोत उपलब्ध कराने के लिए बनवाई गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये है जो वर्षा का जल होता था उसको संचित करने के लिए और शहर में पानी के जो स्रोत है उसको उपलब्ध कराने के लिए ये सागर का निर्माण कराया गया था। कहाँ है ये? तो जगदलपुर में स्थित है। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। तो मानव निर्मित कृत्रिम झीलों में से एक है ये दलपत सागर जो है। इस झील के माध्यम से एक द्वीप है जिस पर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। तो ये घूमने लायक जगह भी है। इस झील में क्या है? एक द्वीप है जिसमें भगवान शिव की मंदिर बना हुआ है। ठीक है, अगला देखेंगे, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा दिया है, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर CM ठक्कर, शिवकरण डागा। जिसको भी पता है कमेंट करके बताएं भाई। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जल्दी बताइए, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर CM ठक्कर, शिवकरण डागा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बैरिस्टर CM ठक्कर हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जाने वाले कर का नाम था। तो ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जो जमींदार थे उसके लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? ओवरी, मालगुजारी, सेवई या फिर टकोली। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा भाई टकोली। ठीक है, जमींदारों के लिए जाने वाला कर टकोली, टट्टुओं के लिए जाने वाला कर था ये टकोली जो है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ रियासत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा भाई, पूर्व में इसे खोलवा परगना कहा जाता था। बिल्कुल सही, इसे पूर्व में खोलवा परगना कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी निम्न अभिलेखों से होती है। तो राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी कौन से अभिलेख से होता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्र पत्र अभिलेख। ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्र पत्र लेख से हो जानकारी मिलता है। किसका? तो राजर्षि तुल्य कुल की, है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, चमरढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? चमरढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान पूछा गया है तो सिंघनपुर हो जाएगा भाई, है ना। चमरढाल की पहाड़ी हसदो मांड बेसिन के मध्य स्थित है। इस पहाड़ी में सिंघनपुर शैलचित्र स्थित है। अगला देखेंगे, कोमोमंडल के अधिपति वज्जू की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम है। तो नोनल्ला से विवाह किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका रत्नराज प्रथम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, रत्नराज प्रथम हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, मराठाकालीन परगनों में सीबंदी व्यवस्था किससे संबंधित है? सीबंदी जो व्यवस्था है वो किस चीज़ से संबंधित है? राजस्व व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, व्यापारिक संगठन या फिर शिक्षण संस्थाएं? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।